हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूं। तो ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, आगे आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि थंबनेल को देखकर आपने आइडिया लगा लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करेंगे। इसके अलावा जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं एक एक बार शेयर कर दें और दोस्तों को बुला लें कि क्लास शुरू हो गई है, और एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें। जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़ेंगे उनसे मैं बता दूं, ये केवल वन लाइनर क्लास है। इसी चैनल के माध्यम से जीएस की डिटेल क्लास भी करी जाती है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक दिया गया है सक्सेस सीरीज़ का, यानी एसएससी जीडी जीके जीएस ऐसे करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर लगभग 42-43 वीडियो मैं कर चुका हूँ, तो जाकर के उस वीडियो को देखिए। 10-10 मिनट 12-12 मिनट की क्लास है, लेकिन आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, तो जा करके उसको देखिए। इसके अलावा दूसरी जो प्लेलिस्ट है वह है शून्य से शिखर तक सीरीज़, जहाँ पर हमारे फाउंडर सर के द्वारा जीएस की डिटेल क्लास करी जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के प्रथम क्षेत्र कौन कौन से थे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक रही, जिसमें प्राथमिकता दी गई कृषि को। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लेकर 1961 तक रही, इसमें उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक रही, जिसमें कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दी गई। उसके बाद मैं आपको बता दूं, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक रही, जिसमें न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया गया। और 66 से लेकर 69 तक अवकाश चला था, यानी उस बीच में कोई भी प्रकार की योजना लागू नहीं हुई थी। उस समय को योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। फिर है पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1979 तक चली, जिसमें गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया गया। फिर है छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से लेकर 1985 तक चली। पांचवी योजना को ही इसमें जोड़ दिया गया। उम्मीद करता हूं पहली स्लाइड आपने अच्छे से कवर कर ली होगी। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का। तो चलिए एक बार फिर से एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये कब लागू हुई। तो याद रखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसमें 1951 से लेकर 1956 तक का समय रहा, कृषि को प्राथमिकता दी गई। फिर है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक, उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक रही, जिसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक रही, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया गया। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक रही, गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया गया। और फिर है छठी पंचवर्षीय योजना, जिसमें पांचवी योजना के रूप में ही उसी पर जोर दिया गया। क्वेश्चंस मेरे आपसे रहेंगे, ये बताइए राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्र किस एक पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए थे और किस एक देश के सहयोग से निर्मित करे गए थे। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड का पहला पॉइंट है सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से लेकर 1990 तक इसका टर्म रहा। फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता पर जोर दिया गया। फिर है आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक रही, जिसमें रोजगार सृजन और जनसंख्या के नियंत्रण पर जोर दिया गया। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक रही, जिसमें 7% की विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया। उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता पर जोर दिया गया, 1985 से 1990 तक रही। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक रही, जिसमें रोजगार सृजन, जनसंख्या के नियंत्रण पर जोर दिया गया। और नवीं पंचवर्षीय योजना 7% की विकास दर के साथ रखी गई। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर याद नहीं हो पाता है, तो मैं एक ही बात आपसे कहूँगा कि इस वीडियो के अंदर मैं पूरे एक एक पॉइंट को याद कराने का भी प्रयास करता हूँ, इतनी बार रिवीजन करा देता हूँ।
अगर आपको उसके बाद भी याद नहीं होता है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। याद करने का केवल एक यही फार्मूला होता है। बाकी कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई दवा आती है, कोई औषधि आती है, आप उसे पी लें तो आपकी स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक बार फिर से एक एक पॉइंट का रिवीजन करते हैं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रही, जिसमें स्वरोजगार और संसाधनों का विकास किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक रही, व्यापक और तेजी से विकास पर बल दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक रही, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार, इस पर बल दिया गया। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट जो भी हम पढ़ते हैं उसका रिवीजन करते हैं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक रही, स्वरोजगार और साधनों का विकास किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रही, व्यापक और तेजी से विकास किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक रही, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का सुधार किया गया। तो ये थी पंचवर्षीय योजनाएं जिनको हमारे देश में लॉन्च किया गया 5-5 ईयर्स में। आपको कमेंट कॉलम में आंसर देना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का विकास किस एक पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ। तो आज मैंने 2 टॉपिक रखे थे। तो अगला टॉपिक है वैज्ञानिक उपकरण और उनके क्या होते हैं उपयोग। अब ये हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है एक्सेलरोमीटर, जिसका प्रयोग करते हैं वाहन की चाल में वृद्धि की दर को मापने का यंत्र होता है। फिर है एनीमोमीटर, वायु की शक्ति और गति मापने के लिए प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में एनीमोमीटर ही आता है। फिर है एपिकाइस्कोप, अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम करने का उपकरण है। फिर है एक्यूमुलेटर, विद्युत ऊर्जा को संचित करने का ये यंत्र है। उसके बाद है एक्टिनोमीटर, जिसका काम क्या होता है तो सूर्य किरणों की तीव्रता को निर्धारित करने वाला यंत्र होता है। अब चूंकि बार बार रिवीजन हम भी करते हैं एक एक चीज का, तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए जाइए। एक्सीलोमीटर, जिसका प्रयोग करते हैं वाहन की वृद्धि की दर को मापने का यंत्र। एनीमोमीटर, वायु की शक्ति और गति को मापने का यंत्र। एपिकाइस्कोप, अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने के काम आने का उपकरण है। एक्यूमुलेटर, विद्युत ऊर्जा को संचित करने का संग्रह। एक्टिनोमीटर, सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उसके बाद आता है ऑडियोमीटर, जो कि ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। फिर है ऑडियोफोन, सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण है, जिसका प्रयोग हो सकता है आप में से कोई लोग वर्तमान समय में भी कर रहे हो। उसके बाद एरोमीटर, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, वायु तथा गैसों के भार और घनत्व मापने का यंत्र होता है। उसके बाद अल्टीमीटर, विमानों की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अमीटर, जिसका प्रयोग विद्युत धारा को एम्पियर में मापने में प्रयुक्त होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमीटर ही होता है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है। एक बार फिर से स्लाइड में लिखे हुए एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करेंगे। एक्टिनोमीटर, जिसको सूर्य किरणों की तीव्रता को निर्धारित करने वाला यंत्र कहते हैं। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयोग में आता है। ऑडियोफोन, सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण होता है। एरोमीटर, वायु तथा गैसों के भार और घनत्व मापने का यंत्र होता है। अल्टीमीटर, विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। और अमीटर, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे पॉइंट आपने क्लियर कर लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फिर है ऑरिस्कोप, कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एवोमीटर, रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है बैरोग्राफ, जिसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाले के लिए। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, बैरोमीटर भी बहुत बार एग्जाम में आता है। बाइनोकुलर्स, वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र। बाइनोकुलर, ठीक है, जिसको हम दूरबीन के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अमीटर, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए प्रयोग होता है। ऑरिस्कोप, कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। एवोमीटर, रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने के लिए करते हैं। बैरोग्राफ, वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र है। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। बाइनोकुलर, वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र है। बढ़ते हैं इस स्लाइड के आखिरी 2 पॉइंट की तरफ और देखते हैं क्या है खास। तो पहला पॉइंट है बोलोमीटर, जिसका प्रयोग करते हैं ऊष्मीय विकिरण मापने में, यानी ऊष्मीय विकिरण को जब मापा जाता है तो बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर है कैलिपर्स, जिसका प्रयोग बेलनाकार वस्तुओं के अंदर
और बाहर का व्यास मापने के लिए किया जाता है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं तो बैरोमीटर जिसका प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, बाइनोकुलर जिसका प्रयोग वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने के लिए, बोलोमीटर जिसका प्रयोग ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए, और कैलिपर्स जिसका प्रयोग बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर का व्यास मापने के लिए करते हैं। तो ये थी आज की ओवरऑल क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कॉलम में जरूर बताया करें, अपनी राय दिया करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो केवल 3 काम करिए। कौन कौन सी? पहला काम लाइक करना मत भूलना, दूसरा काम शेयर करना मत भूलना, और अगर आप नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये फैमिली और बड़ी फैमिली बन सकती है। आपको मैं एक जानकारी दे दूं। जानकारी यह है कि इसी चैनल के माध्यम से रोज सुबह करंट अफेयर की क्लास भी करी जाती है सुबह 6 बजे। तो उस क्लास में आना ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट वो क्लास है, क्योंकि आने वाले सारे एग्जाम में करंट अफेयर का रोल बहुत ही ज़्यादा है। आप देख ही रहे हैं आजकल सारे एग्जाम में करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। तो सभी लोग क्लास में ज़रूर आया करें डेली, और लाइव आकर के एक एक पॉइंट को पढ़ा करें। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट कॉलम में बताएं। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।